हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10 से साइंस का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस। इस वीडियो में मैं सेकंड पार्ट पढ़ा रही हूँ। फर्स्ट पार्ट की वीडियो मैं ऑलरेडी इसी चैनल पर डाल चुकी हूँ, तो ये वाली वीडियो देखने से पहले आप फर्स्ट पार्ट की वीडियो ज़रूर देखें, तभी आपको यहाँ से चैप्टर समझ में आएगा। ओके, ये सब कुछ मैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रही हूँ, बट चैप्टर 6 में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, ना ही कुछ ऐड हुआ है, ना ही कोई रिडक्शन है। ओके, सो ये चैप्टर हमको पूरा पढ़ना है। यहाँ तक मैं पढ़ा चुकी हूँ। ओके, न्यूट्रिशन तक मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो न्यूट्रिशन में हमें इस वीडियो में पढ़ना था हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हम स्टार्ट करते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, सो न्यूट्रिशन किस टाइप का होगा ये डिपेंड करता है फूड की अवेलेबिलिटी पे। किस टाइप का फूड अवेलेबल है और हम उसको कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, हम उस फूड को कैसे ले सकते हैं, इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है कि न्यूट्रिशन किस टाइप का होगा। अब जैसे कि काऊ है, ये ग्रास खाती है, तो ग्रास यानी कि घास जो एक जगह पर लगी हुई है। बट लायन है, ये डियर खाता है, यानी कि हिरन खाता है। सो हिरन एक जगह पर बैठा तो नहीं होगा, वो यहाँ वहाँ घूमता है, दौड़ता भी है। फिर शेर को क्या करना, लायन को क्या करना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है। ओके, तो इसी से डिफरेंसेस बन जाते हैं दोनों के न्यूट्रिशन मोड पे, कि दोनों किस तरह से अपना न्यूट्रिशन ले पा रहे हैं। ओके, सो इसकी पहले की वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि फूड को खाते हैं तो फूड को एब्जॉर्व करने से पहले फूड को ब्रेक डाउन करना पड़ता है, क्योंकि फूड बहुत अलग अलग टाइप का हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो कॉम्प्लेक्स मटेरियल को पहले सिंपलर कंपाउंड्स में हमको ब्रेक डाउन करना पड़ता है, ताकि बॉडी उसको आसानी से एब्जॉर्व कर सके। ओके, सो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बॉडी के फूड को बॉडी के अंदर लेने के बाद उनकी बॉडी उसको ब्रेक डाउन करती है। बट कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बॉडी के बाहर ही फूड को पहले ब्रेक डाउन करते हैं, फिर बॉडी के अंदर लेते हैं, जैसे कि फंजाई, ओके, यीस्ट, मशरूम्स, ये सब बॉडी के बाहर ही पहले फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, उसके बाद अपने अंदर लेते हैं। ओके, और कुछ होते हैं जैसे कि ह्यूमंस, हम पहले किसी भी चीज़ को हम खा लेते हैं, हम बहुत सारी अलग अलग टाइप के फूड खाते हैं जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स मटेरियल हो सकते हैं, पर वो हमारी बॉडी में जाने के बाद अंदर ऐसी कुछ प्रोसेसेस होती हैं कि फिर वो फूड सिंपल कंपाउंड्स में ब्रेक हो जाता है। ओके, तो ये सब कुछ अलग अलग बॉडी डिज़ाइंस पे डिपेंड करता है। दुनिया में इतने सारे टाइप्स के जानवर हैं, जीव हैं, ये सबकी बॉडी का अलग अलग सिस्टम है, सबका अलग अलग फंक्शन होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। ओके, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स को मारे बिना ही उनको खा लेते हैं और उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं। ओके, वो जब न्यूट्रिशन लेते हैं, वो जब किसी प्लांट या एनिमल को खाते हैं, तो ये पूरी तरह नहीं खा पाते, क्योंकि ये होते हैं पैरासाइट्स। ये यानी कि दीमक वगैरह, ये सब, दीमक तो खैर फंजाई हो गया, ये बहुत छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जो दिखते भी नहीं हैं। ओके, सो ये इतने बड़े बड़े प्लांट्स और एनिमल्स को पूरी तरह तो खा नहीं सकते, ये एक छोटे से हिस्से को खा लेते हैं। तो उनके छोटे से हिस्से खा लेने की वजह से पूरा प्लांट या पूरा एनिमल मर नहीं जाता। ओके, सो विदाउट किलिंग, बिना मारे ही, बिना पूरे एनिमल या प्लांट को मारे ही खा सकते हैं। तो इनकी न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे हम, इनका नाम रख दिया गया है पैरासाइटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी। इनकी पूरी जो स्ट्रेटजी, इनकी जो प्रोसेस है, उसको हम बोलेंगे पैरासाइटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी, या फिर हम बोल सकते हैं इनके न्यूट्रिशन को पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ओके, अब इसके यहाँ से एग्जांपल से याद कर लीजिए, यहाँ से हमसे क्यों बन सकता है कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के एग्जांपल्स बताइए, इसमें से कौन कौन से उसके एग्जांपल हैं। तो ये ट्रिक्स, लाइस, लीचीज, टेपवॉर्म्स, कैसकटा, अमरबेल, ये जो लिखे हैं ये सब आप यहाँ से याद कर लीजिए। अब हमको पढ़ना है हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। अब हमको डिटेल में पढ़ना है कि जो भी जीव जंतु दुनिया में है, ये अपना न्यूट्रिशन, अपनी फूड से एनर्जी कैसे लेते हैं। खाना तो खा लेते हैं, पर उससे एनर्जी कैसे लेते हैं हमको पढ़ना है। ओके, तो सबकी बॉडी में अंदर अलग अलग डाइजेस्टिव सिस्टम है। आप सभी जानते हैं बहुत सारे टाइप के जीव जंतु यानी कि ऑर्गेनिज्म दुनिया में है, सबकी बॉडी अलग अलग टाइप की है। ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ओके, स्नेक्स हैं, सबके अलग अलग डाइजेशन सिस्टम्स हैं। ओके, सो सबके अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होंगे, सबकी अलग अलग प्रोसेस होगी। ओके, तो
हम सब जानते हैं हमारी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी हुई है। बहुत सारे सेल्स जब मिलकर टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलकर फिर एक ऑर्गन बनाते हैं, जैसे कि एक ऑर्गन किडनी, एक ऑर्गन हो गया लीवर, एक ऑर्गन ब्रेन एंड ऑल। ओके, पर कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो सिंगल सेल ही एग्जिस्ट करते हैं। सोचिए, हमारी बॉडी मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई है, पर कहीं कहीं पे अकेला सेल ही एग्जिस्ट करता है। वो किसी से अटैच ही नहीं होता, वो अकेला सेल ही दुनिया में होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, ये सेल है, अब इससे कोई ऑर्गन तो बन नहीं पाया ना, इसका लीवर है ना इसका किडनी, कुछ नहीं, ये अकेला सेल है। तो ये पूरा हमारे इन्वायरमेंट में ये खुला घूम रहा है। ओके, एयर में है या अर्थ में है या पता नहीं कहाँ पे, ये अलग घूम रहा है। ओके, तो इसका बॉडी का पूरा सरफेस, एंटायर सरफेस ये इन्वायरमेंट से टच में है, तो ये किसी भी डायरेक्शन से फूड ले सकता है। ओके, तो ऐसा होता है इसमें। ओके, और जब इसको जो इसका वेस्ट मटेरियल बचेगा, जब इसको एक्सक्रीशन करना है, तो वो अपने बॉडी से कहीं से भी किसी भी डायरेक्शन में एक्सक्रीशन कर सकते हैं। अभी ये इतने छोटे होते हैं कि ना तो ये नॉर्मल आई से दिखते हैं कि ये क्या खा रहे हैं, क्या वेस्ट हो रहा है, कुछ भी नहीं दिखता। ओके, ये सब बायोलॉजिस्ट ने माइक्रोस्कोप से ये सब कुछ उनको दिखता है। ओके, पर जैसे जैसे बॉडी कॉम्प्लेक्स होती जाती है, जैसे कि छोटे छोटे एनिमल्स, फिर बड़े एनिमल्स, फिर ह्यूमंस, तो जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है उतने ज़्यादा हमारी बॉडी में फिर ऑर्गन्स होते जाते हैं, उतने ज़्यादा। जैसे कुछ ऐसे होते होंगे, बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जैसे चींटी वगैरह हो गई, आंट्स, इन सब में क्या लीवर वगैरह होता होगा? नहीं होता होगा। ये इतने छोटे, इनमें इतने ज़्यादा ऑर्गन्स नहीं होते, तो इनकी कुछ अलग प्रोसेस होगी। तो जैसे जैसे लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, जितना बड़ा हमारे पास ऑर्गेनिज्म होगा उसमें उतने ज़्यादा ऑर्गन्स होंगे। ओके, अब ह्यूमन बॉडी को देख लीजिए, कितने ज़्यादा ऑर्गन्स हैं, इंटेस्टाइन्स हैं, लीवर। ओके, तो फिर जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, जितना बड़ा हमारा ऑर्गेनिज्म है, जितनी बड़ी बॉडी है, तो उतने ही ज़्यादा उसमें ऑर्गन्स होंगे, और सभी ऑर्गन्स के फिर डिफरेंट फंक्शन होंगे। तो जैसे ही कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो सभी पार्ट्स को बिकम स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, फिर सबको अलग अलग फंक्शन मिल जाता है करने के लिए। ओके, कि लीवर को ये करना है, किडनी को ये करना है, ये सब। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सर्फेस विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल। तो अमीबा क्या करता है? अमीबा मान लीजिए कुछ इस तरह है, ठीक है, यहाँ पर उसके लिए कुछ खाने की चीज़ डली है, तो वो यहाँ से फिर फैलने लगता है अमीबा, फिर ये फूड को इस तरह से अंदर अपने कैप्चर कर लेता है। तो फिर ये किस तरह बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा, और ये आ गया फूड इसके अंदर। ओके, तो ये क्या करता है? फिंगर लाइक, ये इसने फिंगर जैसा एक्सटेंशन बना लिया अपना। एक्सटेंशन मतलब बढ़ा लेना। इसने अपने सेल सरफेस जो था, इसका सेल सरफेस, उसको फिंगर लाइक एक्सटेंशन कर लिया, फिंगर की जैसे थोड़ा सा बढ़ा लिया, जिसने फूड पार्टिकल को अपने अंदर फ्यूज़ कर लिया, फूड पार्टिकल को अपने अंदर ले लिया, और ये जो एरिया बना उसको हम क्या बोलेंगे? फूड वैक्यूल। इसने फूड के लिए वैक्यूल बना लिया। ओके, फिर अगर वो फूड जो उसने लिया वो कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, तो फिर वो उसको ब्रेक डाउन करेगा सिंपलर सब्सटेंस में। ओके, फिर वो अपने सेल के अंदर उसका जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है सेल के अंदर, उसके अंदर बीच के बीच फूड को ले आएगा, डिफ्यूज़ इनटू द साइटोप्लाज्म। फिर उससे जो एनर्जी निकलेगी उसको अमीबा यूज़ कर लेगा। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज़ मूव टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट। अब जो डाइजेस्ट वो नहीं कर पाया, जो वेस्ट निकला उसमें से, तो वो सेल की सरफेस पे ले आएगा। जैसे कि ये अमीबा था, तो ये फिर सरफेस एरिया पे, मतलब यहाँ पे जो भी प्रोसेस हुई उसने एनर्जी ली, फिर जो वेस्ट मटेरियल निकला उसको उसने इधर भेज दिया, फिर इधर के इधर वो बाहर डाल देता है। ओके, थ्रोन आउट, बाहर फेंक देता है। अब देखते हैं पैरामीशियम में क्या होता है। पैरामीशियम का क्या है? ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक ही सेल है, और इसका शेप क्या है? डेफिनेट है, इसका शेप बढ़ नहीं सकता। तो मान लीजिए इसका शेप कुछ ऐसा डेफिनेट है, पर इसके ऊपर एक लेयर होती है, सीलिया, ठीक है, इसके ऊपर एक सीलिया की लेयर चढ़ी हुई है। तो ये सीलिया की लेयर फैल के फूड को अपने अंदर ले लेती है। ओके, तो ये इसमें कुछ इस तरह से, इसमें सेल मूव नहीं करता क्योंकि इसका शेप डेफिनेट है, पर इसमें एक सीलिया होता है जो कि
चारों तरफ इसके होता है लेयर टाइप की, ये फूड को फिर अपने अंदर ले लेती है फैल के और फिर इसके अंदर यहाँ पे डाल देती। तो ये हो गया पैरामीशियम का। तो हमने अमीबा और पैरामीशियम का तो देख लिया। ओके, अब सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे टफ आ गया न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। डायरेक्ट ही आ गया यहाँ पे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि इंसानों में क्या होता है, ये काफ़ी लंबी प्रोसेस होगी। ओके, एलिमेंट्री कैनाल, बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू द एनस। एलिमेंट्री कैनाल यानी कि माउथ, हमारे माउथ में जो माउथ से शुरू होती है और एक्सक्रीशन वाले पॉइंट तक ख़त्म होती है, तो ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल इसको हम कहेंगे। तो माउथ से शुरू होकर एक्सक्रीशन तक, पेट से होते हुए जो भी प्रोसेस होते हुए जो भी पूरा एरिया है उसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहेंगे। ओके, अब इसमें डिफरेंट पार्ट्स आ जाते हैं। ओके, सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं करने को। ठीक है, तब हम देखते हैं कि एक बार जब फूड हमारी बॉडी में एंटर होता है, फूड वंस इट एंटर्स, तो फिर होता क्या है। ओके, यहाँ पे आप ये वाला डायग्राम जो मैं अभी आपको बना के समझा रही थी अमीबा पैरामीशियम का, ये आप देख सकते हैं, ये अमीबा का दिया गया है। ओके, ये इसने फूड वैक्यूल बना लिया जहाँ पे इसने फूड को ले लिया, फिर फूड को अंदर डाल लिया। तो हम पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, यहाँ से पढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बहुत अलग अलग टाइप के, वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, हम बहुत अलग अलग टाइप के फूड खाते हैं। ओके, जिसको हमको एक ही ट्रैक्ट से जाना होता है, यानी कि गले से होकर, जिसको हर टाइप के फूड को गले से होकर ही जाना पड़ता है। तो हम एक ऐसी प्रोसेस करते हैं जिससे कि फूड, हम किसी भी टाइप का फूड खाएं लेकिन उसकी साइज़ एक जैसी हो जाए। तो हम क्या करते हैं, उसको चबाते हैं, टीथ से क्रश कर देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। तो हम चाहे कोई हार्ड चीज़ खा रहे हों, सॉफ्ट चीज़ खा रहे हों, हर चीज़ को हम चबा लेते हैं तो वो स्मॉल हो जाती है और सेम टेक्सचर की हो जाती है। ओके, फूड इज़ ऑल्सो वेटेड, वेटेड मतलब गीला हो जाना। फूड भी गीला हो जाता है, स्मूथ हो जाता है जब हम उसको चबाते हैं। ठीक है, तो हमारी सलाइवा बनती है, यानी कि लार। ओके, व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर माउथ वाटर, जब हमको कोई ऐसी चीज़ खाने की हमारे सामने रखी हो जो हमको बहुत पसंद हो, तो हम कहते हैं ना कि मुंह में पानी आ गया, तो वो मुंह में सलाइवा आ जाती है, लार आ जाती है। ओके, ठीक है, तो ये फ्लूइड होता है सलाइवा, जो कि सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, तो जब भी हमको कोई चीज़ जो कि हमको पसंद है, हमको दिखती है, तो हम कहते हैं कि मुंह में पानी आ गया, तो वो पानी नहीं, सलाइवा आ जाती है। और जब हम फूड को चबाते हैं तब भी सलाइवा मिक्स हो जाती है उसमें। ओके, ओके, बट जो फूड हमारे गले में जाना चाहिए, जो कि एलिमेंट्री कैनाल में जाना चाहिए, वो और भी सिंपल होना चाहिए। तो ओके, सो हमारी सलाइवा क्या करती है, वो कुछ ऐसे एंजाइम्स निकालती है जो कि फूड को और भी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ दे। तो उस एंजाइम का नाम है सलाइवरी एमाइलेज। ओके, तो ये जो हमने फूड खाया वो होता है स्टार्च, क्योंकि फूड हमारा कहाँ से आता है, वेजिटेबल्स एंड ऑल, ये सब कुछ हमारा प्लांट से आता है। और प्लांट जो फोटोसिंथेसिस से बनाता है वो स्टार्च होता है। ये सब कुछ मैंने पिछली वीडियो में समझाया हुआ है। तो प्लांट जो हमको देता है वो स्टार्च देता है। ओके, फिर हम जो खाते हैं वो स्टार्च होता है। पर हमारी बॉडी को क्या चाहिए, शुगर फॉर्म में, मतलब शुगर उसका और भी सिंपल फॉर्म हो गया, तो हमारी बॉडी को शुगर फॉर्म में चाहिए। तो जो हमारी सलाइवा होती है, जो लार होती है, तो वो ऐसे एंजाइम निकालती है सलाइवरी एमाइलेज, जो कि स्टार्च को शुगर में तोड़ देती है, सिंपल कर देती है। ओके, और फूड को वो मिक्स भी कर देती है सलाइवा। ठीक है, जब हम उसको च्यू करते हैं हमारी टंग के थ्रू से। ओके, ओके, सो जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है, ये क्या करती है, जब इसमें फूड आ जाता है तो ये अपने आप को सिकोड़ देती है ताकि फूड है ना पुश होकर और नीचे तक जा सके। ओके, तो ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, यानी कि अपने आप को दबाती है ताकि फूड है ना फॉरवर्ड पुश हो सके। ओके, तो ये इस मूवमेंट्स को क्या बोलते हैं हम, पेरिस्टेलिक मूवमेंट। ओके, इसके पुश करने को बोलेंगे हम पेरिस्टेलिक मूवमेंट। ओके, फ्रॉम द माउथ द फूड इज़ टेकन टू द स्टमक, माउथ से फिर हमारा फूड स्टमक में जाता है फूड पाइप, फूड पाइप के थ्रू। फूड पाइप क्या होता है, उसका नाम होता है ओइसोफेगस। देखिए,
ये रहा फूड पाइप। ओके, गले से लेके स्टोमक तक सीधा, इसको हम बोलते हैं फूड पाइप। इसका नाम है ऑइसोफेगस। ये यहाँ से याद कर लीजिए, एग्ज़ाम में सीधे आ सकता है डाइजेस्टिव सिस्टम समझाने के लिए, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा डायग्राम सहित। ओके, द स्टोमक इज़ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड्स व्हेन फूड एंटर्स इट। जब स्टोमक में फूड जाता है तो स्टोमक फैल जाता है। ओके, एक्सपेंड कर जाता है। ओके, मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टोमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थॉरोली विथ मोर डाइजेस्टिव जूसेस। फिर स्टोमक में और भी ज़्यादा डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं। ओके, जो कि इस फूड को मिक्स होने में हेल्प करते हैं। ओके, द डाइजेशन इन स्टोमक इज टेकन केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टोमक। स्टोमक की वॉल में ग्लैंड्स होती हैं, जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ओके, ये भी और भी ज़्यादा उस फूड को मिक्स करने में हेल्प करती हैं। तो स्टोमक में कौन सी ग्लैंड होती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ओके, इनसे क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टोमक में क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि फूड को और ज़्यादा मिक्स करने में हेल्प कर सकता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता क्या है? इट इज़ अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। जैसे कि मुंह में एक सलाइवा से एक एंजाइम निकल रही थी। ओके, अब स्टोमक में एक एंजाइम निकलती है। ओके, वो किससे निकलती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो निकलता है उसमें होती है एंजाइम। जैसे कि हमारे सलाइवा में होती थी एंजाइम, तो यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड में होती है एंजाइम, उसका नाम है पेप्सिन एंड म्यूकस। पेप्सिन एंड म्यूकस। ठीक है, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम से पता चल रहा है कि ये कुछ एसिड टाइप का क्रिएट करता है हमारी बॉडी में, जो कि एंजाइम पेप्सिन जो है उसको अपना काम करने में हेल्प करता है। ओके, इस एसिड के और क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं? तो जो म्यूकस निकलता है इसमें, जो म्यूकस एंजाइम होती है, ठीक है, तो वो स्टमक के अंदर वाली जो हिस्सा है, इनर लाइनिंग है, उसको एसिड से अफेक्ट होने से बचाती है। अब सोचिए हमारे स्टमक में ही एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, एसिड निकल रहा है, तो वो हमारे स्टमक को नुकसान तो पहुंचाएगा ही, पर उस एसिड में दो एंजाइम्स निकलती हैं, पेप्सिन और म्यूकस। तो पेप्सिन का काम क्या है कि वो फूड को और अच्छे से मिक्स करती है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। पर म्यूकस एंजाइम का काम क्या है कि वो अपने पेट, वो जो एसिड निकला है वो स्टमक को नुकसान ना पहुंचा पाए, तो वो उससे बचाती है स्टमक को। तो ये हो गया दोनों एंजाइम का फंक्शन। हमने कई बार लोगों को कहते सुना होगा कि हमको एसिडिटी हो गई, तो ये क्या वही एसिड है? हाँ, ये वही एसिड है, पर ये अपने मन से एसिडिटी नहीं करता। जब आप इस तरह का कुछ खाना खाएंगे जो कि डाइजेस्ट करने में मुश्किल हो, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब डाइजेस्ट करने में मुश्किल आती है, तो ये हमारे पेट को बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालना पड़ता है इसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो जब इतना ज़्यादा एसिड निकलेगा हमारे पेट में, क्योंकि वो तो निकलेगा ही, क्योंकि फूड तो डाइजेस्ट करना है ही, फिर जब इतना सारा एसिड निकलेगा तो एसिडिटी तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम करेगी ही, इसलिए ये एसिडिटी होती है। ओके ओके, सो अब स्टमक में जो होना था वो हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल गया, उसमें पेप्सिन एंजाइम ने अपना काम कर दिया, म्यूकस एंजाइम ने अपना काम कर दिया। ओके, अब जब स्टमक से फूड बाहर निकलना है तो ये काम कौन करवाता है? एक स्फिंक्टर मसल होता है। ओके, जो फूड को स्टमक से धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट्स में, स्मॉल अमाउंट में निकलवाता है। फिर फूड यहाँ से निकल के कहाँ पहुँचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल हम पढ़ रहे थे, माउथ से लेकर एक्सक्रीशन पॉइंट तक, सबसे पहले उसमें हमने पढ़ा फूड पाइप, जिसको हम बोलते हैं ऑइसोफेगस, जो गले से लेकर स्टमक तक की वो फूड पाइप जैसा होता है। ओके, फिर हमने पढ़ा सेकंड पार्ट अपना स्टमक। फिर थर्ड पार्ट हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें फूड जाता है। ये हमारी बॉडी का एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। ओके, ये लेकिन ये सब बहुत ही कम स्पेस में, कॉम्पैक्ट स्पेस में एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि ये कुछ इस तरह से होता है, मुड़ा हुआ रहता है बहुत ज़्यादा, उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव कॉइलिंग। ओके, ये इसकी लेंथ कितनी होगी ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डिपेंड करता है। जो ग्रास ईटिंग है, यानी कि जो घास फूस खाते हैं, हर्बीवोर्स, जैसे कि गाय, काऊ, इसमें बहुत लंबी होती है ताकि ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सके। पर जो मीट खाने वाले होते हैं, लॉयन एंड ऑल, ये सब, लॉयन, टाइगर, तो ये सब की बहुत छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, क्योंकि ये मीट आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है।
ओके, हम देख लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन डायग्राम में। ये रही स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, दिख रहा है, इधर से लिखा है स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो जो असली डाइजेशन का काम होना है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन हो जाता है। अब जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो दो और ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कुछ अपने दो ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि हैं लीवर और पैनक्रियास। ये कुछ चीज़ें अपने में से निकाल कर स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचाते हैं, कुछ सेक्रेशंस, कुछ जूस फॉर्म में। ओके, तो जो खाना स्टमक से आया था वो तो एसिडिक नेचर का था, क्योंकि वो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल चुका था। तो अब इस एसिडिक नेचर को हटाना है, हमको नॉर्मल करना है, तो हमको क्या मिलाना पड़ेगा, इसमें कुछ बेसिक नेचर का मिलाना पड़ेगा। तो बेसिक नेचर का क्या कहलाता है, एल्कलाइन नेचर कहलाता है। तो इसलिए क्या करता है, जो लीवर से मैं बता रही थी कि जो लीवर से चीज़ आती है वो आती है बाइल जूस। तो ये उस एसिडिटी को, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो एसिडिक नेचर का फूड हो गया था, ये उसको ख़त्म कर देती है। ठीक है, और फैट्स पे भी काम करती है कि फैट्स भी बॉडी को नुकसान ना पहुंचा पाए। ओके, फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स विच मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर एंजाइम्स टू एक्ट ऑन देम। जो फैट्स होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही प्रेजेंट होते हैं, लार्ज ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में। ओके, जो कि एंजाइम्स को अपना काम करने में मुश्किल करते हैं। पर जब लीवर से बाइल जूस आता है तो ये उन फैट्स के ऊपर ऐसा एक्ट करता है कि फैट्स अपने मुश्किल पैदा फिर नहीं कर पाते। ओके, तो जो बाइल जूस करता क्या है, ये फैट्स को सबसे पहले जो फैट्स के लार्ज ग्लोब्यूल्स थे, फिर भी इसको स्मॉल टुकड़ों में, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है ताकि एंजाइम्स अपना काम अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, ओके, this is similar to the emulsifying action of soaps on dirt that we have learned about in chapter 4. चैप्टर 4 मैंने पढ़ाया है, पर जैसा कि आप जानते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट टॉपिक आपके सिलेबस में से हट गया था, तो वो मैंने अभी नहीं पढ़ाया उस वीडियो में। ओके, तो आगे देखते हैं। अब पैनक्रियास से देखते हैं क्या निकलता है। हमने यहाँ पे देखा कि जब खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है तो दो चीज़ें हैं जो अपने से कुछ सिक्रेट करके निकालते हैं। लीवर से निकलता है बाइल जूस। अब देखते हैं पैनक्रियास भी पढ़ा था, पैनक्रियास से निकलता है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स होती हैं जैसे कि ट्रिप्सिन, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। एक और एंजाइम निकलती है लिपास या लिपेज। ओके, ये फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें खुद में ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि कुछ इंटेस्टाइनल जूस निकालते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। हमने यहाँ पे पढ़ा था पहले कि असली डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, तीनों चीज़ों का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट्स का। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो जो प्रोटीन्स थे वो अमीनो एसिड बन जाते हैं। ओके, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बन जाते हैं, और जो फैट्स हैं वो फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल बन जाते हैं। ओके, फिर जो डाइजेस्टेड फूड था, जब ये तीनों चीज़ें इस तरह से बन गई तो जब क्या क्या बन गया, अमीनो एसिड बन गया, ग्लूकोज बन गया और ये फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल बन गया। तो ये जितनी भी चीज़ें बनी ये सब अपना अब डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्ट हो चुका हुआ फूड है। तो ये इंटेस्टाइन की वॉल्स में लग जाता है। ओके, फिर इसमें जो इंटेस्टाइन थी वो कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकालती है उसमें होते हैं, जिसको हम विली कहते हैं। ठीक है, फिर ये विली क्या करती हैं, अपना एरिया, सरफेस एरिया बढ़ाती हैं ताकि वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जर्व कर सकें। ओके, विली में क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। ओके, ब्लड वेसल्स यानी कि नसें। ओके, सो ये क्या करती हैं, एब्जर्व्ड जो फूड है, जो उन्होंने डाइजेस्टेड फूड को अपने आप में एब्जर्व कर लिया, फिर ये पूरी बॉडी में उसको पहुंचा देती हैं। बेसिकली ये क्या थी, एनर्जी थी जिसको उन्होंने एब्जर्व कर लिया, फिर पूरी बॉडी के हर एक सेल में पहुंचा दिया। ओके, जहाँ पे फिर सेल्स क्या करते हैं, इनसे एनर्जी ले लेते हैं, फिर नए टिश्यूज़ बनाते हैं, फिर बॉडी का रिपेयर हो जाता है। जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ये प्रोसेस, डाइजेशन वाली प्रोसेस क्यों होती है, फूड हम क्यों लेते हैं, बॉडी को रिपेयर और मेंटेन करने के लिए। तो फिर जब सेल्स को एनर्जी मिल जाती है तो बॉडी रिपेयर हो जाती है, मेंटेन हो जाती है। ओके, जो भी एनर्जी, जो भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसमें एनर्जी यूज़ हो जाती है।
फिर क्या होता है, द अनएब्जॉर्ब्ड फूड, जो फूड एब्जॉर्व नहीं हो पाया, फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। फिर जो लार्ज इंटेस्टाइन में उसकी वॉल होती हैं वो उस फूड में से भी वाटर को एब्जॉर्व कर लेती हैं। ओके, फिर वाटर एब्जॉर्व करने के बाद जो मटेरियल बचा उसको एनस के थ्रू बॉडी से हम एग्जिट कर देते हैं, निकाल देते हैं। ओके, द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय एनल। इसको हम डायग्राम में देख लेते हैं। ओके, तो फूड पहले यहाँ था स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर यहाँ से चला गया वो बॉडी के पूरे सेल्स में जो एनर्जी निकली। ओके, और जो वेस्ट था, वेस्ट फूड था, वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ है, ये रही लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें आ जाता है वेस्ट फूड। फिर ये भी क्या करती है, उस वेस्ट फूड में से भी वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेती, क्योंकि वाटर भी बॉडी को चाहिए रहता है। फिर बाकी जो बचा उसको एनस के थ्रू यहाँ से निकाल देती है। ओके, इसको बोलते हैं फिर एक्सक्रीशन प्रोसेस। इसको भी अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हमको पढ़ना है रेस्पिरेशन। आई थिंक अब आपको रेस्पिरेशन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ना चाहिए। ओके, एक बार में भी इतना ही काफ़ी है, इसी को याद करिए फिर पढ़िएगा रेस्पिरेशन। ओके, ये देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। तो देख लेते हैं डेंटल कैरीज क्या होता है। ओके, इसी को बोलते हैं टूथ डिके, दांतों का सड़ जाना। जब दांत में कीड़ा लग जाता है हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं डेंटल कैरीज, टूथ डिके। ये कैसे हो जाती है, ये किस चीज़ को ख़राब कर देती है, ये हमारे दांत की एनामल को और डेंटाइन को, दांतों को ये ख़राब कर देती है। ओके, तो जब हम खाना खाते हैं तो मैंने बताया सलाइवा है, सलाइवा कुछ ऐसे एंजाइम्स निकालती है। ओके, तो जब सलाइवा ने कुछ ऐसे बैक्टीरिया उसमें होते हैं जो कि एंजाइम्स निकालते हैं, वो कुछ एसिड भी प्रोड्यूस करते हैं। तो वो एसिड जब हमारे दांतों पर अटैक कर जाता है तो वो उसको वहाँ दांत वाले हिस्से को सॉफ्ट कर देता है। ओके, तो वैसे तो दांत हमारे टीथ काफ़ी हार्ड होते हैं, पर अगर सॉफ्ट कर देंगे तो फिर वो क्या हो जाएंगे, वहाँ से वो एरिया उतना हट जाएगा। फिर वो जो खाली जगह हो जाती है वहाँ पे वो बैक्टीरिया का मास, मतलब यानी कि बैक्टीरिया, ओके, और फूड के पार्टिकल्स जो भी हम उस समय खा रहे थे वो उस जगह पर लग के रह जाते हैं। तभी हम बोलते हैं कि दांत में हमारे ख़राब हो गए। ओके, तो वो बन जाता है फिर हमारा डेंटल प्लेक। ओके, अब जब डेंटल प्लेक बन गया, जब उधर पे फूड चिपक ही गया, बैक्टीरिया चिपक ही गया, तो फिर सलाइवा उधर पहुंच नहीं पाती कि वो एसिड को वहाँ से हटा सके। सलाइवा उधर फिर पहुंच ही नहीं पाती। इसलिए अगर हम हर बार खाना खाने के बाद टीथ को ब्रश कर लें तो उस समय जब ही बैक्टीरिया लगा था वो ब्रश से तुरंत ही हट जाएगा, जो भी प्लेक बना था वो तुरंत वहाँ से हट जाएगा। इससे पहले कि बैक्टीरिया एसिड बनाए और दांत पर अटैक करे, बैक्टीरिया और प्लेक्स ब्रश करने से हट जाएंगे। ओके, अगर हमने ये नहीं किया तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यानी कि बैक्टीरिया हैं वो वहाँ पर पल्प भी बना सकते हैं, और भी तो उससे और भी ज़्यादा इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हमारे दांतों को हो सकता है, बहुत नुकसान। तो यहाँ पे ये यही कहना चाह रहा है। यहाँ से एक तो डेंटल कैरीज़ के बारे में पूछ सकते हैं आपको एग्ज़ाम में। ओके, तो यहाँ पर आपको इधर से इधर तक लिखना है उसके बारे में। ओके, इधर तक। फिर अगर पूछे कि इसका उपाय क्या है तो आपको लिख देना है ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव्स द प्लेक बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड्स। ओके, तो यहाँ से एमसीक्यू या वन वर्ड आंसर बन सकता है, तो यहाँ से याद कर लीजिए। अब इसके आगे हमको पढ़ना है रेस्पिरेशन। ये हम पढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, जो कि मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी। ओके, सो टेक केयर, यहाँ तक का याद कर लीजिए। बाय बाय।